नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों, हम लोग जिस चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे उसका नाम था मोल अवधारणा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए थे। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए आपके सामने, और उस टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, टॉपिक का नाम है मूलानुपाती सूत्र एंड अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को हम दर्शाते हैं EF से। क्यों बोलते हैं EF? EF का मतलब होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। और अणु सूत्र को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसलिए शॉर्ट में अपन ने क्या लिखा इसको? EF एंड MF। बात समझ में आ रही है? देखिए, अब दोनों में क्या अंतर होता है सुनिए। मूलानुपाती सूत्र का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि किसी यौगिक का सरलतम सूत्र। कोई भी आपके पास में अगर यौगिक है, उसका जो भी उसका सरलतम सूत्र होगा, तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और अणु सूत्र की बात करें तो यौगिक का जो वास्तविक सूत्र है, क्या है? वास्तविक सूत्र। तो किसी यौगिक का जो वास्तविक सूत्र है वो कहलाता है अणु सूत्र। इसको अपन एक टेबल की सहायता से समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो इस तरफ तो लिखा मैंने अणु सूत्र, क्या लिखा है यहाँ पर? अणु सूत्र। और अणु सूत्र को मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में MF। इधर लिख रहा हूं मैं है आणविक द्रव्यमान। आपको पता है कि हर सूत्र का एक द्रव्यमान होता है, तो यहां लिख रहा हूं मैं आणविक द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो शॉर्ट में लिख देता हूं MW। फिर यहां लिख रहा हूं मैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं EF। फिर यहां लिख देता हूं मैं मूलानुपाती सूत्र भार, जिसको इंग्लिश में अपन बोल देते हैं एम्पिरिकल वेट। और यहां लिख देता हूं मैं X। व्हाट इज X? अभी मैं समझाऊंगा इसको X क्या है। तो हम एक टेबल की तौर पे समझ रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ये एक टेबल है। अब हमने ये बोला कि अणु सूत्र क्या होता है? किसी भी अणु का वास्तविक सूत्र। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा ग्लूकोज। क्या लिखा मैंने? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? तो ग्लूकोज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आएगा C6H12O6। क्या आएगा दिमाग में? C6H12 और O6। ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का जो वास्तविक सूत्र है वो है C6H12O6। और किसी भी यौगिक का जो वास्तविक सूत्र है वही क्या कहलाता है? अणु सूत्र। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान मैं आपको पहले ही निकालना सिखा चुका हूं। आणविक द्रव्यमान एक कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 180 AMU आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मूलानुपाती सूत्र की। किसी भी यौगिक का जो सबसे सरलतम सूत्र होता है ना, उसी को अपन बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो मुझे एक बात बताइए, C6H12O6 जो लिखा हुआ है, इसका सबसे सरलतम रूप क्या होता है? मैं इसको किस संख्या से भाग लगाऊं या डिवाइड करूं कि ये सबसे सरल बन जाए? तो मान लो कि मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं। कितने से डिवाइड कर रहा हूं? 6 से। जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो है X। जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? देखो, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। तो CH2O जो है वो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा? है ना, ग्लूकोज का। अब है मूलानुपाती सूत्र भार। इसका नाम क्या? मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार का मतलब क्या होता है? हर सूत्र का कुछ ना कुछ भार होता है। जैसे अणु सूत्र का आणविक द्रव्यमान होता है, या अणु भार भी बोल सकते हो उसको। आप क्या बोल सकते हो उसको? अणु भार भी बोल सकते हो। हर सूत्र का कोई ना कोई भार होता है। तो मूलानुपाती सूत्र का भी मूलानुपाती सूत्र भार होगा। उसको कैसे निकालेंगे? देखो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने में कितना आएगा? 30 AMU आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका अणुभार या मूलानुपाती सूत्र भार क्या हो जाएगा? 30 AMU हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो है उसको लिख रहे हैं अपन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2H4O2। C2H4O2, है ना। अगर मैं इसका अणुभार निकालूंगा या आणविक द्रव्यमान निकालूंगा तो वो कितना आएगा? तो वो आएगा 60 AMU। मैं निकालना सिखा चुका हूं पहले से ही। नेक्स्ट, इसका अगर मैं मूलानुपाती सूत्र बात करूं तो इस एसिटिक अम्ल का सबसे सरलतम सूत्र क्या हो सकता है? सबसे सरलतम सूत्र बनाने के लिए इसको किसी संख्या से भाग लगाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको भाग लगाऊंगा तो मैं इसको 2 से भाग लगा रहा हूं। जिससे भी भाग लगा रहा हूं उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, जब आप इसको 2 से भाग लगाओगे
तो क्या बन जाएगा, CH2O बन जाएगा। फिर से इसका मूलानुपाती सूत्र बार कितना आएगा, 30 है। अब एक बात गौर करिए, दो अलग अलग अणु सूत्र का मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा यहां क्या निकल के आया कि दो अलग अलग अणु सूत्र का मूलानुपाती सूत्र, दो अलग अलग अणु सूत्र का मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है, समान हो सकता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं तो अगला एग्जांपल है हमारा बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, है ना। तो C6H6 बेंजीन का सूत्र है और यही बेंजीन का वास्तविक सूत्र है। किसी भी यौगिक का वास्तविक सूत्र क्या कहलाता है, उसी को अपन बोलते हैं अणु सूत्र। अब हम निकाल रहे हैं बेंजीन का आणविक द्रव्यमान। तो एक कार्बन का 12, तो 6 का कितना हो जाएगा, 72, 12 6 72, और एक हाइड्रोजन का 1 × 6 कितना हो गया, 78। तो ये आ जाएगा 78 AMU। बात समझ में आ रही है? अब इसका मैं मूलानुपाती सूत्र निकालना चाह रहा हूं, तो बेंजीन को मैं किस संख्या से भाग लगाऊं कि इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाए, सरलतम सूत्र हो जाए। तो मैं इसको भाग लगा रहा हूं 6 से। 6 से भाग लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा, 13 AMU। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, फोर्थ, C12H22 और O11। इस सब का आप फॉर्मूला जानते हैं, C12H22O11 का, इसको बोलते हैं सुक्रोज या शुगर। इसका जब आणविक द्रव्यमान आएगा वो आएगा 342 AMU। अब यहां देखिए, अगर मैं C12H22O11 को 11 से भाग लगाता हूं तो 12 नहीं डिवाइड होगा, 12 से भाग लगाता हूं तो 11 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही आएगा, C12H22O11। हमने भाग लगाया 1 से, तो यही इसका मूलानुपाती सूत्र बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक यौगिक का अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट अपन क्या लिख रहे हैं, देखिए दूसरा पॉइंट है एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा क्या अणु सूत्र क्या हो सकता है, समान हो सकता है। अणु सूत्र समान हो सकता है। ठीक है, ये तो वही कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम निकालेंगे कुछ फॉर्मूले भी हम इसी टेबल से निकालेंगे। तीसरा पॉइंट सुनिए, देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, सुनना है ध्यान से मेरी बात। अगर मैं इस x को मूलानुपाती सूत्र बार से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 30 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आ जाएगा, या 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि मूलानुपाती सूत्र भार को अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आणविक द्रव्यमान या अणुभार आ जाता है। तो एक फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास में कि यदि आपको अणुभार चाहिए या आणविक द्रव्यमान चाहिए, है ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया, मूलानुपाती सूत्र भार, है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या बन जाएगा, x। अगर x को आप मूलानुपाती सूत्र भार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, आणविक द्रव्यमान। शॉर्ट में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, शॉर्ट में लिख सकता हूं mw बराबर EW मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला। इसी प्रकार से अगर मैं इस x को मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई करूं, जैसे CH2O को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, C6H12O6, या CH को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आ जाएगा, C6H6। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन रहा है कि यदि आपको अणु सूत्र चाहिए, क्या चाहिए, अणु सूत्र चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी मूलानुपाती सूत्र है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अणु सूत्र आ जाएगा। तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय x। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले हमारे आगे काम आएंगे। बात समझ में आ रही है? बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि आपको अणु सूत्र दिया हुआ है, किसी भी यौगिक का अगर आपको अणु सूत्र दिया हुआ है तो आप आराम से मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, सिंपल कि उसको ऐसी संख्या से भाग लगाना है जिससे वो सबसे सरलता में कन्वर्ट हो जाए। पर शर्त यह है कि उस यौगिक का अणु सूत्र दिया हुआ होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए, अणु सूत्र। मान लो, क्या माने कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में अणु सूत्र दिया हुआ नहीं है, अब आप बोलेंगे कि सर मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे,
भाई मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए अणु सूत्र तो आपको दिया होना ही होना चाहिए। पर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको आपको मूलानुपाती सूत्र तो निकालना है, लेकिन आपको अणु सूत्र ही नहीं दिए, अब फंस गए कि बिना अणु सूत्र दिए मूलानुपाती सूत्र आप कैसे निकालोगे। तो उसका एक तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है वो सुनो। तो हमने क्या बोला कि यदि आपको अणु सूत्र नहीं दिया हुआ और फिर भी मूलानुपाती सूत्र निकालना है, तो उसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन द्रव्यमान की दृष्टि से 80% पाया जाता है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको अणु सूत्र कहीं भी नहीं दिया हुआ, और बिना अणु सूत्र दिए क्या पूछा जा रहा है, मूलानुपाती सूत्र पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब क्वेश्चन के अंदर अणु सूत्र ना दिया हुआ हो और फिर भी मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा हो, तो फिर हम एक मेथड का यूज करेंगे। वो मेथड क्या है, सुनिए ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले क्वेश्चन को गौर करेंगे तो एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। अब आप पूछेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन भी उपस्थित होगा और उसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा। तो हमें यह समझ में आया कि जो तत्व है, जो यौगिक है उसमें दो तत्व हैं। कौन कौन से, जो यौगिक है उसमें दो तत्व हैं, एक तो कौन है, कार्बन, और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन। हमने पहले क्या लिखे कि उस यौगिक में दो तत्व थे, कार्बन हाइड्रोजन, वो लिख दिए। फिर लिखेंगे हम उसकी प्रतिशतता। प्रतिशतता अगर आप गौर करेंगे तो बोला जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन द्रव्यमान की दृष्टि से 80% है, तो कार्बन की प्रतिशतता दे रखी है 80%। तो अब ये कॉमन सेंस की बात होगी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिला के होंगे 100%, जिसमें से कार्बन है 80%, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन कितना परसेंट बचेगा, 20%। सही है। इसके बाद अगला फोल्डर जो आता है उसको बोलते हैं मोलर अनुपात। अब आप बोलेंगे कि सर मोलर अनुपात का मतलब क्या है। मोलर अनुपात का मतलब ये होगा कि जो भी आपको प्रतिशतता दे रखी है, जो भी आपको प्रतिशतता दे रखी है या फिर जो भी आपको द्रव्यमान दे रखा है, उसमें उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। क्या मतलब है इसका, वो सुनिए। देखिए, तो हमने क्या बोला कि कार्बन की प्रतिशतता दे रखी है 80, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 80% डिवाइडेड बाय परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आप सब जानते ही हैं कितना होता है, 12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.66। सही है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की प्रतिशतता दे रखी है 20 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, 20। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद अगले फोल्डर का नाम क्या होगा, अगले फोल्डर का नाम होगा सरल मोलर अनुपात। क्या नाम होगा, सरल मोलर अनुपात। इसमें क्या करते हैं अपन, सरल मोलर अनुपात में अपन क्या करेंगे, जो भी आपको डिवाइड करने के बाद आया 6.66 और 20, सबसे पहले अपन ने क्या करा, प्रतिशतता लिखी। उसके बाद प्रतिशतता में परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाया, प्रतिशतता में परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाया, ये आया 6.66, ये आया 20। अब इन दोनों में से सबसे छोटी राशि कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि सर छोटी राशि तो 6.66 है। तो जो सबसे छोटी राशि होगी उसका आप दोनों में भाग लगाएंगे। कैसे, तो मैं क्या करूंगा, 6.66 में ही भाग लगाऊंगा 6.66 का। इसी प्रकार से 20 में मैं भाग लगाऊंगा 6.66 का। भाग लगाने के बाद ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है। तो सरल मोलर अनुपात कितना आ गया, 1 और 3। तो इसका मतलब ये है कि जो मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र जो आएगा वो कितना आएगा, वो सूत्र आ जाएगा। देखिए, कार्बन का तो कितना हो गया, 1 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा CH3। सही है। इसी प्रकार से मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार वो कितना आएगा, तो मूलानुपाती सूत्र भार निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, 12 AMU प्लस हाइड्रोजन का आप जानते ही हैं 1 का 1 होता है, तो 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 AMU। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 15 AMU। ये मूलानुपाती सूत्र भार आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मूलानुपाती सूत्र पूछा था, तो मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा, CH3। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। द्रव्यमान की दृष्टि से क्रमशः कितना कितना है, कार्बन है 24.27%, हाइड्रोजन है 4.07% और क्लोरीन है 71.65% पाया जाता है। यदि इस यौगिक का आणविक द्रव्यमान दे रखा है 98.96, तो आपसे पूछा जा रहा है मूलानुपाती सूत्र क्या होगा और आणविक सूत्र क्या होगा। बात समझ में आ रही है।
तो कुल मिला की बात इतनी सी है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें अणु सूत्र या आणविक सूत्र नहीं दिया हुआ। तो हमारा पहला पार्ट क्या होगा कि आणविक सूत्र निकालना पड़ेगा, बिना आणविक सूत्र के अपन मूलानुपाती सूत्र नहीं निकाल सकते। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि यदि क्वेश्चन में आणविक सूत्र ना दे रखा हो तो भी आप मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक मेथड पढ़ा था, बाजू में आ रही है, तो पहले अपन उस मेथड को फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, तत्व। बताइए क्वेश्चन में कितने तत्व दे रखे हैं, 3। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। उसके बाद लिखेंगे उस तत्व की प्रतिशतता, जो भी उसकी प्रतिशतता दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है। कार्बन की दे रखी है 24.27%, हाइड्रोजन की दे रखी है 4.07% और क्लोरीन की दे रखी है 71.65%। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट जो फोल्डर है उसका नाम है मोलर अनुपात। मोलर अनुपात में क्या करते हैं बताइए जरा, आपको पता है कि जो भी तत्व की प्रतिशतता दे रखी है, जो भी तत्व की प्रतिशतता दे रखी है उसमें उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। भाग लगने के बाद ये आ जाएगा 2.02। 24.27 में अगर 12 का भाग लगाएंगे तो 2.02 आएगा। 4.07 प्रतिशतता दे रखी है, इसमें भाग लगाएंगे इसके परमाणु द्रव्यमान का, वो होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4.07। इसी प्रकार से 71.65 में इसके परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे तो वो आएगा 35.5, ये लगभग आ जाएगा 2.01। समझ में आ रही है। मोलर अनुपात के बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद निकाला जाता है सरल मोलर अनुपात। क्या निकाला जाता है, सरल मोलर अनुपात। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है, इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2.01। तो 2.01 का सभी में भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01 और 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01। डिवाइड करने के बाद ये लगभग 1 आ जाएगा, ये लगभग 2 आ जाएगा, ये लगभग 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल बात ये आई कि मूलानुपाती सूत्र जो आया, मूलानुपाती सूत्र किससे दर्शाते हैं, मूलानुपाती सूत्र को एम्पिरिकल फॉर्मूला से, EF से। मूलानुपाती सूत्र क्या आया हमारा, CH2Cl। कितना आ गया, CH2Cl। देखिए कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2 और क्लोरीन कितना हो गया 1। इसी प्रकार से मूलानुपाती सूत्रभार, मूलानुपाती सूत्रभार इसको बोलते हैं एम्पिरिकल वेट, EW। ये कितना आ जाएगा 49.5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 49.5, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2, क्लोरीन का 35.5 जोड़ेंगे तो 49.5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन के अंदर आपको आणविक द्रव्यमान दे रखा है, आणविक द्रव्यमान क्वेश्चन में आपने दे रखा है, कितना दे रखा है चेक करिए। क्वेश्चन में दे रखा है 98.96 A में दे रखा है। तो हमने है ना एक चीज तो निकाल ली, क्या निकाल ली, मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, आणविक सूत्र। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फॉर्मूला लिखे थे, एक फॉर्मूला तो हमारा ये था, कौन सा फॉर्मूला था, हमने क्या लिखा था कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या बताया था, एम्पिरिकल वेट मल्टीप्लाई बाय x। मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान बराबर क्या बताया था, मूलानुपाती सूत्र भार मल्टीप्लाई बाय x। और एक फॉर्मूला हमने ये लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय x। अभी लिखा था अपन ने दो फॉर्मूले। अब हम ये देख रहे हैं हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए मूलानुपाती सूत्र भार दे रखा है 49.5 और आणविक द्रव्यमान दे रखा है 98.96। तो ये फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट मल्टीप्लाई बाय x। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 98.96 बराबर एम्पिरिकल वेट दे रखा है 49.5 मल्टीप्लाई बाय x। ये कैंसिल हो गया लगभग 2 बार, तो x का मान आ गया कितना, 2 आ गया। बात समझ में आ रही है। अब x का मान जो 2 आ गया उसको अपन दूसरे फॉर्मूला में यूज करेंगे। कैसे, दूसरा फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय x। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणु सूत्र। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो कितना है अपने पास, CH2Cl, CH2Cl मल्टीप्लाई बाय x। x का मान कितना निकाला आपने 2, तो यहां से अणु सूत्र जो आ गया वो कितना आ जाएगा C2H4Cl2। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो मूलानुपाती सूत्र निकाला, फिर मूलानुपाती सूत्र भार निकाला। आणविक द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, तो इन तीनों की हेल्प से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों की हेल्प से मुझे निकालना पड़ेगा आणविक सूत्र। और आणविक सूत्र निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये फॉर्मूला क्या बोलता है,
आणविक द्रव्यमान बराबर मूलानुपाती सूत्र पर मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्यों? दूसरा फॉर्मूला क्या है? अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र पर दे रखा है 49.5, आणविक द्रव्यमान दे रखा है 98.96। इससे अपन ने निकाल लिया एक्स का मान। एक्स का मान रखते ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H4Cl2। तो इस तरीके से क्वेश्चन में मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। पास में आ रही है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है कि 2.2 ग्राम एक यौगिक है। एक यौगिक है जो टोटल मिला के कितना ग्राम है? 2.2 ग्राम है। यौगिक कौन सा है वो उसने बताया नहीं क्वेश्चन में, है ना? तो एक 2.2 ग्राम का एक यौगिक है। पास में आ रही है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे बोला है कि उसमें 0.96 ग्राम सल्फर है तथा शेष फास्फोरस है। अब मुझे एक बात बताइए, एक यौगिक है जिसमें दो तत्व हैं, कौन कौन से? फास्फोरस और सल्फर। टोटल मिला के कितना ग्राम है? 2.2 ग्राम यौगिक है। ठीक है, उसमें से 0.96 ग्राम सल्फर है, तो सल्फर की मात्रा उसने दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.96 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो बताइए बचा हुआ कौन होगा? ये तो सल्फर हुआ, ये तो हो गया सल्फर। तो रिमेनिंग जो होगा वो कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, फास्फोरस। अब टोटल यौगिक जो है वो 2.2 ग्राम है, जिसमें से 0.96 ग्राम सल्फर है। तो बताइए फास्फोरस कितना होगा? तो फास्फोरस बचेगा 1.24 ग्राम। तो हमें दोनों फास्फोरस और सल्फर की मात्रा पता चल गई। अब हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर तत्व। तत्व कौन कौन से? एक तो फास्फोरस है और एक सल्फर है। सही है। इसके बाद लिखेंगे द्रव्यमान या प्रतिशतता। तो द्रव्यमान या प्रतिशतता कितनी कितनी दे रखी है उनकी? तो इसकी तो दे रखी है 1.24 ग्राम और इसकी कितनी आ जाएगी? 0.96 ग्राम। ठीक है, इसके बाद अगला फोल्डर क्या था? मोलर अनुपात। मोलर अनुपात, तो मोलर अनुपात में क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 1.24 डिवाइडेड बाय, क्या करते हैं मोलर अनुपात में? जो भी आपको मात्रा दे रखी हो या प्रतिशतता दे रखी हो उसमें परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। तो फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान होता है 31। ठीक है, इसमें 0.96 में डिवाइड करेंगे कितना? 32 का। सल्फर का 32 होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.24 को 31 से डिवाइड करने के बाद ये लगभग आएगा 0.04 और 0.96 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.03। इसके बाद अगला फोल्डर क्या था? सरल मोलर अनुपात। सरल मोलर अनुपात, इसमें मैंने आपको क्या बताया था? जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका दोनों में भाग लगाएंगे। तो 0.04 में भाग लगाऊंगा 0.03 का, ऐसे 0.03 में मैं भाग लगाऊंगा 0.03 का, है ना? भाग लगाने के बाद ये आ जाएगा 1.33 और ये आ जाएगा 1। अब समझिए मेरी बात ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन करे थे उसमें सरल मोलर अनुपात एक पूर्ण संख्या आई थी, है ना? जैसे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 3 आया था। दूसरा वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें 1 2 1 आया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में फंस गए। कैसे फंस गए? कि सरल मोलर अनुपात एक भिन्नात्मक नंबर आ रहा है 1.33। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि आप फंस जाओ, फंसने का मतलब कि सरल मोलर अनुपात एक भिन्नात्मक नंबर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? सरल मोलर अनुपात को एक ऐसी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐसी छोटी संख्या से गुणा करेंगे जो इसको एक पूर्ण संख्या बना दे। तो 1.33 को मैं ऐसी कौन सी छोटी संख्या से, अच्छा ये तब करना है जब यहाँ पे फंस जाओ। जब सरल मोलर अनुपात एक पूर्ण संख्या आ जाए तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो सिंपल आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि सरल मोलर अनुपात एक भिन्नात्मक नंबर आ जाए तो क्या करेंगे आप? सरल मोलर अनुपात को एक ऐसी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसको पूर्ण संख्या में बदल दे। तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको पूर्ण संख्या में बदलने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.33 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। अब 4 और 3 एक पूर्ण संख्या हो गई तो बस फॉर्मूला भी आ गया। तो बताइए मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा? मूलानुपाती सूत्र जो आएगा वो क्या आ जाएगा? बताइए। P तो कितने हो गए? 4 और S कितने हो जाएंगे? 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? P4 और S3। दिस इज अवर आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है समझिए कि एक यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन है। अब बोल रहा है कि एक यौगिक है जिसमें केवल 2 ही तत्व हैं। कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। चलिए टेबल बनाते हैं। तत्व कितने तत्व हैं? एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। फिर आगे इसकी प्रतिशतता दे रखी है।
दोनों की प्रतिशतता कितनी कितनी दे रखी है, दोनों की प्रतिशतता दे रखी है, इसकी भी दे रखी है 50% और इसकी भी दे रखी है 50%। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगला फोल्डर क्या होता है, अगला फोल्डर होता है मोलर अनुपात। मोलर अनुपात, इसमें हमने क्या बताया था, क्या करते हैं कि जो भी आपको प्रतिशतता दे रखी है उसमें उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाते हैं। परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 4.166। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 50 बटा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 3.125। मोलर अनुपात हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या करते हैं बताइए, इसके बाद हम निकालते हैं सरल मोलर अनुपात। क्या करते हैं, सरल मोलर अनुपात। इसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी सबसे छोटी संख्या है उसमें दोनों का भाग लगाएंगे। तो 4.166 में डिवाइड करूंगा मैं 3.125 का, ऐसे ही 3.125 में मैं डिवाइड करूंगा 3.125 का। डिवाइड करने पर ये तो लगभग आएगा 1.33 और ये आएगा लगभग 1। अब मैंने आपको क्या बोला था, याद करिए कि यदि हम सरल मोलर अनुपात में फंस जाएं तो क्या करेंगे, हम ऐसी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसको पूर्ण संख्या में बदल दे। तो मैं इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो लगभग कितना हो जाएगा, 4 के आसपास, और ये लगभग कितना हो जाएगा, 3 के आसपास। तो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया, यानी कि हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। कितना आ जाएगा, कार्बन तो हो गया 4, तो क्या आ जाएगा C4 और कितना आ जाएगा O3। ठीक है, अच्छा मूलानुपाती सूत्र आ गया तो मूलानुपाती सूत्र बाहर भी निकल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र बाहर निकल जाएगा। मूलानुपाती सूत्र बाहर को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेरिकल वेट। कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, एक ऑक्सीजन का 16, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 और 48 कितना हो जाएगा 96, 48 गुना 96। ठीक है, 96 हो जाएगा AMU। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या किया मैंने, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 और 48 कितना हो गया 96 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे बोल रहा है यौगिक का अणुभार, यानी आपको यौगिक का अणुभार भी दे रखा है। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 288 दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है उसका अणुसूत्र निकालना है। तो अणुसूत्र निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला तो मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम्पेरिकल वेट मल्टीप्लाई बाय एक्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 288 इनटू इज इक्वल टू एम्पेरिकल वेट है 96 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा 288 बटा 96, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 3 के आसपास। बोलिए, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास C4O3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा C12O9। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें मैंने क्या किया, देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना निकाला था C4O3 और x का मान कितना निकाला था 3, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है C12O9। तो इस तरीके से अपन मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।